बेटा आज हम पॉलिटिकल की फर्स्ट बुक की रिवीजन करेंगे। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि जो शीत युद्ध है वो स्टार्ट हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति पर। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945, 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था जब जापान की हार हुई थी। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध का कार्यकाल 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और दूसरे विश्व युद्ध में कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, पूरे वर्ल्ड को जो जो युद्ध में शामिल थे। एक को कहा गया मित्र राष्ट्र, एक को कहा गया ध्रुव राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में वो देश शामिल थे जो दूसरा विश्व युद्ध जीते थे, जिन्हें अलाइड पावर भी कहा जाता है। फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका, इन 4 कंट्रीज को अलाइड पावर या मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। और इनमें से 2 कंट्री जो है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो पेपर में एक क्वेश्चन ये भी बनता है हमारा कि शीत युद्ध कौन से 2 मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था, सोवियत संघ और अमेरिका। ये 2 अलाइड पावर थी। 3 कंट्रीज थी एक्सिस पावर जो दूसरा विश्व युद्ध हार चुकी थी। इन एक्सिस पावर में नाम आता है जापान, जर्मनी, इटली। इन्हें अलाइड पावर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अलाइड पावर के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध था क्या? एक तरीके से शीत युद्ध को आप कह सकते हो विचारों की लड़ाई। क्या कह सकते हैं बेटा? विचारों की लड़ाई। जैसे हम कहते हैं युद्ध की स्थिति होना लेकिन कोई युद्ध ना होना। युद्ध की स्थिति आ चुकी थी, कई जगह ये महाशक्तियां आमने सामने थी, ये लड़ सकती थी, लेकिन उनके बीच में युद्ध नहीं हुआ। एक पेपर में ये क्वेश्चन आता है, वो कौन सा कारण था या वो कौन सा सिद्धांत था जिसके कारण शीत युद्ध नहीं हो पाया? तो आप कहोगे डेटरेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं पारस्परिक अवरोध। अवरोध का सिद्धांत था जिसके कारण कोल्ड वॉर जो था एक कंप्लीट वॉर नहीं बन पाया, जिसके कारण कोल्ड वॉर जो है एक कंप्लीट वॉर नहीं बन पाया। ठीक है, डेटरेंस के कारण। क्यों? क्योंकि दोनों महाशक्तियों को पता था कि हम दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। अगर हम में से किसी एक देश ने भी, जैसा कि हमने पढ़ा कि पारस्परिक निर्भरता का जो सिद्धांत था उसने विश्व युद्ध, जो शीत युद्ध था ना, शीत युद्ध, उसे पूर्ण युद्ध नहीं होने दिया। क्यों? दोनों के पास परमाणु बम थे और एक को पता था अगर मैंने दूसरे को नुकसान पहुंचाया तो दूसरा देश भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैंने एक देश को नुकसान पहुंचाया तब भी दूसरे देश के पास इतने परमाणु बच जाएंगे कि वो मुझे नष्ट कर सकता है। इसी कारण जो शीत युद्ध था वो पूर्ण युद्ध में नहीं बदल सका। क्लियर? और एक घटना शीत युद्ध के समय, आपको पता है शीत युद्ध से पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसके कारण दोनों महाशक्तियों के बीच में ना बैर उत्पन्न हो चुका था। ये था जापान पर परमाणु हमला। 6 अगस्त 1945 पे जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया गया। उसके बाद 9 अगस्त 1947 नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। अब ये जब 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया। ठीक है, अब ये जब 2 परमाणु बम गिरा दिए गए जापान के शहरों पर, तो सोवियत संघ को इसके बारे में पता ही नहीं था। याद रखना, जब भी आप किसी के साथ मिलकर लड़ाई रखते हो तो आपको युद्ध की सारी स्ट्रेटेजी, आप युद्ध कर रहे हो, आपको बताना पड़ता है दूसरे देश को, लेकिन आपने उसको नहीं बताया था। अमेरिका ने फ्रांस को बता दिया था, ब्रिटेन को बता दिया था, सोवियत संघ को नहीं बताया था। वहां से भी स्थिति बन चुकी थी शीत युद्ध की। ये 2 परमाणु बम थे, एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैटमैन। लिटिल बॉय 15 किलो का था और फैटमैन 21 किलो का था। ये पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो वहां पर परमाणु बम से इसने हमला कर दिया। अब जब शीत युद्ध आया, तो आपको दोनों की विचारधारा पता है। अमेरिका पूंजीवाद को मानता है, सोवियत संघ समाजवाद को मानता है।
पूंजीवाद जो होता है वो अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से मुक्त कर देता है। अर्थव्यवस्था को क्या कर देता है बेटा? पूरी तरीके से मुक्त। ठीक है, पूंजीवाद। समाजवाद जो होता है इस पर उद्योग पर सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवाद से सरकारी तय करती है किस चीज का उत्पादन करना है और किसके लिए करना है। पूंजीवादी देश में लोकतंत्र था। पूंजीवादी देश में क्या था बेटा? लोकतंत्र। अमेरिका में विपक्षी दल हुआ करते थे, जबकि समाजवादी देश जो सोवियत संघ था उसमें एक दल का शासन था, एक ही दल का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का। यहां तक आप लोगों को पता चला। इसके बाद अब एक और घटना है जो शीत युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थी, क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का जो मिसाइल संकट है ना, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे ना 1961 पर भी टिक कर देते हैं, लेकिन आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो 1962 ही करना है इसमें, क्योंकि शुरुआत की हेडिंग जो है ना बुक में कैसे लिखा हुआ है, 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेता इस चिंता में डूबे थे कि अमेरिका साम्यवादी द्वारा शासित क्यूबा पर हमला कर देगा। यहाँ पर एक आंसर आ गया। क्यूबा किस विचारधारा को मानता था? साम्यवादी या समाजवादी, उसको मानता था। और आपको पता है 1961 में अमेरिका ने पिक्स ऑफ वे पर अटैक कर दिया था। ठीक है, और 1962 में जो सोवियत संघ का उस समय नेता था निकिता क्रुश्चेव, 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने क्या करा था? क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। ठीक है, जिससे पहली बार जो था ना अमेरिका पूरे रडार में आ चुका था। इसी घटना को क्यूबा का मिसाइल संकट कहा गया। ठीक है, तो इसमें हमें 3 कैरेक्टर याद रखने हैं। आपको पहला पता चला क्यूबा का भी याद रखना है, फिदेल कास्त्रो। परमाणु मिसाइल तैनात जिस इंसान ने करी थी उसका नाम है निकिता क्रुश्चेव। इसका नाम क्या है बेटा? निकिता क्रुश्चेव। और 3 हफ्ते बाद अमेरिका को पता चला कि भाई क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात है। 3 हफ्ते बाद पता चला अमेरिका को कि भाई क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात है, जिसका टारगेट हम है। ठीक है, फिर उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी ने यह कहा अगर सोवियत संघ वहां से परमाणु बम नहीं हटाएगा तो वो भी अपने जंगी बेड़े भेज देगा, मतलब अपने जहाज वगैरह भेज देगा, उस इलाके में ना तैनात कर देगा। लेकिन उस समय दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी हो गया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसने क्यूबा पर तैनात कर दी थी परमाणु मिसाइलें। इसके अलावा अमेरिका ने भी अपनी सेना ना हंगरी में तैनात कर रखी थी, जिसको लेकर जो सोवियत संघ था उसके मन में भी बैर था। फिर 1962 में क्या हुआ? जो क्यूबा का मिसाइल संकट है इसने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचा लिया। क्यूबा के मिसाइल संकट ने बाद में पता चल गया, तो जो दूसरा विश्व युद्ध था वो तीसरे में नहीं बदला। शीत युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदला। क्लियर बेटा? अब कोई भी जब देश बनते हैं, कोई भी जो देश बनते हैं ना, या कोई भी सैन्य संगठन बनते हैं, अब कोई भी किसी ने अपना संगठन बनाया, जैसे अमेरिका पूंजीवादी गुट है, सोवियत संघ समाजवादी गुट है, तो ये कोई भी देश ऐसे नहीं जीतेगा कोई भी युद्ध, वो जीतेगा जब उसके पास ज्यादा देश शामिल हो। तो इसके लिए क्या करा? अमेरिका ने अपने सैन्य गठबंधन बनाने स्टार्ट कर दिए, तो सोवियत संघ ने भी अपने सैन्य गठबंधन बनाने स्टार्ट कर दिए। अमेरिका का जो सैन्य गठबंधन था उसका नाम था, याद रखना, अमेरिका के सैन्य गठबंधन को नाम दिया गया नाटो का। अमेरिका ने 3 बनाए थे, नाटो, सीटो, सेंटो। अमेरिका का जो सैन्य गठबंधन था उसका नाम था नाटो। 1949 में बना था, 49 में। इसकी फुल फॉर्म आती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अमेरिका संधि संगठन, ये बना इसका। 1949 में 12 देश शामिल थे, याद रखना इसमें। इसके बाद सोवियत संघ ने भी नाटो के खिलाफ अपना एक सैन्य गठबंधन बनाया जिसे वार्सा पैक्ट कहा गया। ये बना था 1955। ठीक है, और अमेरिका का 2 और सैन्य गठबंधन था, एक था सीटो और एक था सेंटो। सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954। ठीक है, दूसरा बना सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1955। और ये सीटो और सेंटो में आपको एक बात याद रखनी है, 1954 में वियतनाम जो था ना, वियतनाम ने फ्रांसीसी सेना को हरा दिया था। ये अगर क्वेश्चन घुमा के आए तो 1954 में वियतनाम ने
फ्रांसीसी सेना को हरा दिया था और 1954 में एक समझौता हुआ था जिसे जेनेवा समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और उसी साल सीटों की स्थापना कर दी। इसमें अमेरिका का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी एशिया के देश हैं उन देशों को, मध्य एशिया के देश, इन्हें अपने फेवर में करने के लिए सीटों के द्वारा साउथ एशिया के देश को अपने गुट में शामिल करना। और सेंटो के द्वारा, सेंटो जो था ये 1955 में बना था बगदाद संधि के द्वारा। बगदाद संधि के द्वारा एक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, बगदाद संधि के द्वारा। इसका सदस्य पाकिस्तान भी है। ठीक है, सेंटो का। तो ये 3 गठबंधन थे जिसे पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है, सोवियत संघ वाले को पूर्वी गठबंधन कहा जाता है, और जो इसमें शामिल थे उन देशों को जो अमेरिका के साथ शामिल थे उन्हें पहली दुनिया के देश कहा गया, और जो सोवियत संघ के साथ शामिल थे उन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा गया। ठीक है, और कुछ देश ऐसे थे जो किसी में शामिल नहीं थे, उन्हें गुटनिरपेक्ष देश कहा गया। क्लियर? इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, गुटनिरपेक्ष जो देश है, इसमें देखो बेटा, आपको ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल याद रखना। गुटनिरपेक्ष के आपको 5 देश पता है, 5 देश पता है, लेकिन आपको ना 3 लोगों के नाम जरूर याद रखना पहले, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया हो। जो गुटनिरपेक्षता का मेन आइडिया है, गुटनिरपेक्षता की स्थापना की जाए, उसके पीछे 3 लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर, कर्नल नासिर बोल देना, गमाल अब्दुल नासिर को, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो। ठीक है, 5 में से इन तीनों का आइडिया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करना। बाद में इसे वामे क्रुमा और सुकर्णो ने समर्थन दिया बाद में, लेकिन अगर आइडिया था तो किन लोगों का था? एक आप बताओगे, गमाल अब्दुल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, ये 3 थे। बाद में इनका समर्थन किया वामे क्रुमा घाना वाले और सुकर्णो इंडोनेशिया वाले। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य था वो इसका ये उद्देश्य था कि जितने भी नव स्वतंत्र देश बने हैं उनकी एक स्वतंत्र विदेश नीति हो। नव स्वतंत्र, क्योंकि शीत युद्ध के समय उपनिवेशीकरण भी स्टार्ट हो चुका था। उपनिवेशीकरण का अर्थ होता है कई सारे जो देश गुलाम थे ना, अब वो धीरे धीरे आजाद हो रहे थे, तो उन देशों ने अपना एक अलग संगठन बना लिया। सबसे बड़ी बात थी इसमें कि भाई हम अपनी स्वतंत्र नीति बना के रखेंगे और किसी भी देश का पिछलगू नहीं बनेंगे, किसी के पीछे पीछे नहीं चलेंगे। इसलिए भारत ने भी गुटनिरपेक्षता की नीति चुनी। पहली जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, गुटनिरपेक्षता की जो पहली नीति थी 1961 में हुई थी बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। और पेपर में एक क्वेश्चन आता है, पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया था? आंसर आएगा 25। फर्स्ट जो नैम की मीटिंग हुई थी उसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया था। क्लियर? और कई सारे जो लोग हैं ना, भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उसे पृथक्तावाद की नीति कहते हैं। अब पृथक्तावाद का मतलब समझ लो क्या होता है। पृथक्तावाद का मतलब क्या होता है? ठीक है बेटा, पृथक्तावाद एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग कर लेना। खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग कर लेना, ये कहलाता है पृथक्तावाद। याद रखना क्या होगा बेटा ये, कि खुद को हमें क्या कर लेना है? आइसोलेशन। इंटरनेशनल अफेयर से ना अलग ही रहना है, हमें कोई मतलब नहीं इंटरनेशनल अफेयर से, उसे पृथक्तावाद कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से खुद को अलग रखना, कोई भी इंटरनेशनल टॉपिक है उसमें हमें अपनी राय नहीं देनी, उसे हम पृथक्तावाद या आइसोलेशन कहेंगे। ठीक है, ये अमेरिका ने 1787 से लेकर, जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, 1787 से लेकर पहले विश्व युद्ध तक इसी नीति का पालन करा था। लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों ने, ये गलत कहा जाता है कि गुटनिरपेक्ष के देशों ने पृथक्तावाद की नीति अपनाई, बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि गुटनिरपेक्षता वाले नेताओं, गुटनिरपेक्ष देशों ने इन दोनों महाशक्तियों का विरोध किया था। जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी रुचि दिखाई तब कैसे वो पृथक्तावाद की नीति हो सकती है? नहीं। दूसरी नीति है जिसे न्यूट्रलिटी कहते हैं। एक तो पृथक्तावाद हो गई, एक होती है तटस्थता की नीति, खुद को युद्ध में शामिल ना करना, खुद को युद्ध में शामिल ना करना।
देखो, भारत ने, ऐसा नहीं है भारत युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। भारत जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति सेना गई है ना, कहीं पर भी शांति सेना में, वहां पर भारत शामिल हुआ है। जहां पर शांति सेना गई थी, शांति सेना मतलब किसी देश में नरसंहार हो रहा है, किसी देश के नागरिकों को बचाना है, उसमें भारत ने हमेशा अपनी शांति सेना भेजी है। तो आप गुटनिरपेक्षता की नीति को न्यूट्रलिटी की नीति भी नहीं कह सकते। क्लियर है यहाँ तक? आप इसको तटस्थता की नीति भी नहीं कह सकते। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी ना, वो सिद्धांत विहीन थी। ये बिल्कुल गलत है। भारत ने एशिया और अफ्रीका के देशों का प्रबल समर्थन किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी स्वतंत्र नीति भी रखी है। अब कुछ लोग क्यों बोलते हैं भारत की नीति को, गुटनिरपेक्षता की नीति का गलत बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है 1971 में भारत ने सोवियत संघ से 20 सूत्रीय 20 पॉइंट टॉपिक पर हस्ताक्षर कर लिए थे। ठीक है, और वो हस्ताक्षर करने के पीछे भारत की मजबूरी थी तो भारत को भी एक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति का समर्थन चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो था अमेरिका वाले गुट में शामिल था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन बात मानेगा? इसको भी तो एक महाशक्ति का समर्थन चाहिए। और अधिकतर गुटनिरपेक्ष देशों को, जितने भी गुटनिरपेक्ष देश थे, उन्हें कहा गया था अल्प विकसित राष्ट्र। क्या कहा गया था बेटा? अल्प विकसित राष्ट्र। क्योंकि इनके सामने एक चुनौती ये भी थी कि अपनी जनता को, जो उनकी जनता है उसे, सबसे बड़ी बात ये कही गई थी, जो इनकी जनता है उन्हें बेरोजगारी से निकालना, वहाँ पर भुखमरी कम करना, गरीबी कम करना, इन इलाकों का आर्थिक विकास करना, इन इलाकों का आर्थिक विकास करना। क्लियर? ये विकसित राष्ट्र ऐसे देश को कहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े होते हैं, जिन्होंने ना अपना भी आर्थिक विकास किया है, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय है, वो एक तरीके से आर्थिक आत्मनिर्भर नहीं थे, उन्हें अल्प विकसित राष्ट्र कहा गया। शीत युद्ध के समय महाशक्तियाँ जो थी ना, महाशक्तियाँ ये चाहती थी कि जितने भी छोटे छोटे देश हैं वो हमारे समर्थन में आ जाए। क्यों? इसके पीछे कई सारी नीतियाँ थी महाशक्तियों की। सबसे बड़ी नीति महाशक्ति की कि इससे महाशक्तियों को फायदा हो सकता था। जितने ज़्यादा छोटे देश जिस महाशक्ति के गुट में शामिल होंगे, उससे ये पता चलेगा कि कौन सी विचारधारा बेहतर है। इसके अलावा महाशक्तियाँ छोटे देशों, जो छोटे देश थे ना, वो महाशक्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद थे। एक तो महाशक्तियाँ पहले इनके संसाधनों को दोहन करती थी, जो भी इनके प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, उनको यूज़ महाशक्तियाँ करती थी। महाशक्तियाँ अपने शत्रु राष्ट्र की जासूसी भी करवा सकती हैं, जासूसी भी करवा सकती है। महाशक्तियाँ अपनी सेना का संचालन भी उन्हीं की जमीन से अपनी मिलिट्री को भेज सकते थे। क्लियर? तो इसलिए महाशक्तियाँ जो थी, महाशक्तियों के लिए छोटे देश काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद थे। छोटे देश काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद थे महाशक्तियों के लिए। क्लियर यहाँ तक? देखो, कुछ परमाणु संधियाँ हैं जो हमारे सिलेबस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परमाणु संधियों में ना आपको 2 से 3 बातें पहचाननी होती है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक, साइन कब हुई, किन किन लोगों ने साइन किया, कुछ परमाणु में उनके नाम पूछे जा सकते हैं। और लागू कब से हुई, और लागू कब से हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं LTBT, जिसे कहते हैं सीमित परमाणु परीक्षण संधि। सीमित परमाणु परीक्षण संधि। देखो बेटा, एक थी LTBT, जिसे सीमित परमाणु परीक्षण संधि कहते हैं, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। इस संधि के अंदर क्या था? इस संधि में यह कहा गया था कि जिन देशों ने परमाणु का परीक्षण पहले कर लिया था, वो देश अब जो है परमाणु का परीक्षण ना ही वायुमंडल में करेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में नहीं करेंगे, ना ही ये अंतरिक्ष में करेंगे, स्पेस में, आउटर स्पेस में, और ना ही पानी के अंदर परमाणु का आप परीक्षण कर सकते हो। जो भी न्यूक्लियर बम्स हैं, इनका टेस्ट आप ना एयर में करोगे, ना वाटर में करेंगे, ना ही आउटर स्पेस में करोगे। इसमें मना कर दिया गया। इस पर पहले जो साइन हुए 5 अगस्त 1963 में, 5 अगस्त को साइन हुए, और उसके 5 दिन बाद 10 अक्टूबर 1963 से ये कैम इनटू इफेक्ट, मतलब तब से ये लागू हो गई थी LTBT, जिसे कहा गया सीमित परमाणु परीक्षण संधि, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। 1963 10 अक्टूबर को लागू हुई है। दूसरी संधि आती है जिसे कहा गया NPT, परमाणु अप्रसार संधि। आपको पता होना चाहिए परमाणु अप्रसार संधि
को भारत ने साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे ये नीति जो थी, ये नीति काफ़ी ज़्यादा भेदभावपूर्ण लगी, और ये नीति सही में भेदभावपूर्ण थी। इस नीति में था क्या? पहला, जिन देशों के पास परमाणु बम है वही परमाणु का परीक्षण कर सकते हैं, वही परमाणु रख सकते हैं और वही परमाणु बना सकते हैं। ठीक है, जिन देशों ने 1968 से 67 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया है उन्हें परमाणु संपन्न देश माना जाएगा, और दूसरे देशों को ये अनुमति नहीं होगी कि वो अपने परमाणु का परीक्षण करें। ठीक है, इनमें केवल 5 ही देश थे परमाणु संपन्न उस समय, जिसमें था अमेरिका, फ्रांस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, चीन, सोवियत संघ और ब्रिटेन। इन 5 देशों को परमाणु संपन्न देश माना गया और देशों को परमाणु रखने की मना कर दिया गया कि ना तो वो बना सकते हैं और ना ही किसी देश से टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। 1968 में इस संधि पर साइन हुए। ठीक है, 1970 से ये संधि लागू हो गई और 1995 में इसे अनलिमिटेड पीरियड के लिए बढ़ा दिया गया। 1995 में ना इसे एक्सपेंड कर दिया गया और लंबे समय के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरी आती है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2। सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 ये 2 सैनिक संधि है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। इसमें परमाणु हथियारों को, परमाणु जो भी हथियार है उन्हें कहा गया था कि आपको ना इनकी संख्या ना एक सीमित मात्रा में रखनी है, सीमित करना है। जितने भी आपके पास परमाणु वगैरह है उन्हें आपको सीमित करना है। इस पर साइन हुए, देखो याद रखना, इस पर पहले मीटिंग हो गई थी 1969 में, साइन इस पे हुए थे 26 मई 1972 में। इसमें 2 नेताओं के नाम है, वो याद रखना है आपको, लियोनिड ब्रेजनेव जो सोवियत संघ के थे और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन। ठीक है, 3 अक्टूबर 1972 से ये लागू हुए। ठीक है, सॉल्ट 1। दूसरी है सॉल्ट 2। इसमें भी बात, इसमें जो सोवियत संघ के नेता थे वो सेम ही रहेंगे, लियोनिड ब्रेजनेवी थे, और ये संधि जो थी इस पर साइन भी 18 जून 1972 में हो चुके थे। ठीक है, अब 2 संधियां और हैं आपकी बुक के हिसाब से, जिसे कहा जाएगा स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2। स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2, इसकी फुल फॉर्म समझो। स्टार्ट 1 स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, दोनों का जो फुल फॉर्म है वो तो सेम होगी, बस नेता के नाम बदलेंगे। इसमें ये मांग रखी गई थी ना कि जितने भी परमाणु बम का कोटा है देशों के पास, जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन देशों को चाहिए कि अब वो उनकी संख्या कम करें। जितने भी इनके पास हथियार है, खतरनाक हथियार हैं, वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, इनकी संख्या ना इन्हें रिड्यूस करनी चाहिए। इस पर साइन कर रहा था जॉर्ज बुश सीनियर और निकिता खुर्श। इस पर साइन किया था जॉर्ज बुश सीनियर और मिखाइल गोर्बाचेव ने 31 जुलाई 1991 में। इसमें मुख्य मुद्दा यही था कि हमें परमाणु की जो संख्या है उसे कम करना है। ठीक है, ये पहला था। दूसरी हुई स्टार्ट 2, ये हुई 1993 में। इसमें भी वही बात रखी गई थी कि जितने भी परमाणु बम हैं हमें उनकी संख्या जो है वो कम करनी है। जितने भी हमारे पास परमाणु बम हैं हमें उनकी संख्या कम करनी है। इस पर साइन किया था रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और अमेरिका के राष्ट्रपति वही थे जो स्टार्ट 1 में, जॉर्ज बुश सीनियर। 3 जनवरी 1993 से ये प्रभावी। देखो अभी ये रिवीजन क्लास थी, इसमें हमने लगभग सारे टॉपिक कर लिए। एक टॉपिक हमारा छूट गया है, बहुत छोटा टॉपिक है वो, जिसे हम कहेंगे शीत युद्ध के दायरे। ठीक है, अब ये शीत युद्ध के दायरे थे क्या? शीत युद्ध के कारण जिन इलाकों में संघर्ष और तनाव ज़्यादा बढ़ चुका था, इट मीन्स जिन इलाकों में महाशक्तियाँ जो थी आमने सामने आ चुकी थी वॉर की पोजीशन में, आमने सामने आ चुकी थी वॉर की पोजीशन में, लड़ाई की स्थिति में आ चुकी थी आमने सामने, तो उन्हीं घटनाओं को शीत युद्ध का दायरा कहा गया। जैसे कोरियाई संकट, बर्लिन की नाकाबंदी, कांगो संकट, क्योंकि इस समय ना शीत युद्ध का प्रसार ज़्यादा हो चुका था और शीत युद्ध के कारण यहाँ पर टेंशन ज़्यादा हो चुकी थी। कोल्ड वॉर के कारण इन इलाकों में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी।
इन घटनाओं को शीत युद्ध का दायरा कहा गया। आपको पता है 1950 से लेकर 1953 में कोरियाई वॉर हुआ था, कोरियाई युद्ध हुआ था, जिसमें उत्तरी कोरिया के साथ चीन और रूस थे, ठीक है। दक्षिणी कोरिया के साथ जो था अमेरिका था। और 1953 में कोरिया युद्ध समाप्त हो गया और कोरिया जो था वो दो हिस्सों में बट गया 1953 में, ठीक है। ये शीत युद्ध का दायरा, ये क्या हुआ बेटा, शीत युद्ध का दायरा, इसको भी शीत युद्ध का दायरा का नाम दिया गया। इसके अलावा कांगो संकट, कांगो संकट पेपर में 1 नंबर का आएगा। कांगो संकट को रोकने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे ना, उन्होंने कांगो संकट में मध्यस्थता की भूमिका निभाई।